अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि काइंडली क्लास 9th बायोलॉजी के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन शेयर कर दिया जाए। सो आई थॉट कि वीडियो ही बना ली जाए ताकि सब स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो जाए। सो टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के 10 हैं। 10 नंबर का पेपर होगा आपका और 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जो कि बहुत हैं एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन के लिए। सो छोटा सा आसान से ये आपका प्रैक्टिकल कल होने वाला है। और जी, ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे ना भी देखें, कल भी आप लोग यही एक्सपेक्ट करें कि पहला क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम चांस है, 5 से 10% चांस है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। मेजॉरिटी मैक्सिमम चांस ये है कि इस क्वेश्चन में से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो दिस प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस प्रैक्टिकल को आप लोगों ने थ्योरेटिकली भी अच्छा सा प्रिपेयर कर लेना है। लेक्चर आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पे भी शेयर कर दिया गया है अगर आप लोग उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। फूड टेस्ट के हवाले से आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि 1 और 2 और 3 एंड 2 3 4 एंड 5 6, तो 6 नंबर का आपका यहाँ से इस एक ही प्रैक्टिकल में से पेपर दे दिया गया है। सो अब आप देखें कि इस प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस आप देखें और डेफिनेटली मॉडल पेपर जो बनाया जाता है बच्चों, वो हमेशा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाए। ठीक है, मॉडल पेपर अगर फेडरल बोर्ड आपको बना के दे रहा है, सो बेशक वो आपको पेपर के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन स्टिल वो आपको एक आइडिया ज़रूर दे रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मॉडल पेपर्स को आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चंस जिनको तवज्जो दी जा रही होती है, जिनको इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, वही आपके असल पेपर में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देखें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई विच टेस्ट रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ हीट। सो किस टेस्ट में हीटिंग हमें करनी पड़ती है, तो बच्चों इसका आंसर है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए आपको, बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स, इसके लिए आपको हीटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा और किसी के लिए आपको हीटिंग नहीं करनी पड़ती। तो अपने माइंड में ये आंसर आप लोग रख लें। नेक्स्ट आप लोगों ने टेबल को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट रिएजेंट आपको दिया गया है बाययूरेट रिएजेंट। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू टेस्ट फॉर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बाययूरेट रिएजेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में आप लोग क्या लिखेंगे, यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंज। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए बाययूरेट रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। बाययूरेट का अपना कलर जो है वो थोड़ा ब्लूइश किस्म का होता है। सो आपने ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, आप क्या किस चीज़ पे गौर करें, आप कलर चेंज पे गौर करें। ठीक है, सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी अबाउट द कलर चेंजेस। एंड देन कंक्लूजन में क्या है, अगर आपका सोल्यूशन पर्पल हो जाता है, ब्लू से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट्स मीन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। और अगर आपका सोल्यूशन ब्लू ही रहता है, सो इट मीन्स प्रोटीन्स आर एब्सेंट। मैं ये रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बाययूरेट रिएजेंट हमेशा प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस में आप लोग क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंजेस। कंक्लूजन्स में क्या है, अगर आपका बाययूरेट रिएजेंट पर्पल हो गया, सो आप कहेंगे कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। और अगर आपका बाययूरेट रिएजेंट पर्पल ना हुआ, ब्लू ही रहा, तो आप लोग कहेंगे कि प्रोटीन्स आर एब्सेंट। Then you have Benedict solution. So Benedict solution is used to test for glucose or simply you can say reducing sugars. ठीक है, सो इसमें भी क्या है, इसमें भी आप लोग ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंजेस। कंक्लूजन्स में क्या है, पॉजिटिव में अगर यानी कि ये टेस्ट आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो आप सैम्पल टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट हुई, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि आपके सैंपल में ग्लूकोज एब्सेंट है, रिड्यूसिंग शुगर्स एब्सेंट है। थर्ड जो आपसे पूछा गया है, उसमें आपको स्टार्च के बारे में बता दिया गया है और अब आपको रिएजेंट नहीं बताया गया। सो स्टार्च के लिए हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन। ठीक है, हमेशा याद रखें आयोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है स्टार्चेस के लिए। नो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंजेस। कंक्लूजन्स में क्या है कि अगर आपका सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, सो आप लोग कहेंगे कि स्टार्चेस आर प्रेजेंट। और अगर आपका आयोडीन सोल्यूशन ब्लू नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे, स्टार्चेस आर एब्सेंट। ठीक है, सो स्टार्चेस, रिमेंबर दैट स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। सो ये हो गया आप लोगों का टेबल। देन द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर फैट्स इन फूड आइटम्स। ठीक है, यानी कि हमें फूड में
चिकनाइयों को, फैट्स को टेस्ट करना इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमें बेसिकली एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट मीन कि एक ऐसी डाइट जिसमें कार्ब्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, फैट्स भी हों। कार्ब्स और प्रोटीन्स नॉर्मली आपके लिए इतना डेंजरस नहीं होते जितना आपके पास फैट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फैट्स का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग फैट्स एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट कैन लीड टू ओबेसिटी। आप लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं। फ़ैट्स ज़्यादा लेने की वजह से वो जो फैट्स हैं, वो चिकनाइयाँ हैं, वो आपकी शरीयानों में, आपकी आर्टरीज़ में, आपकी वेंस में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी आर्टरीज़, वेंस, कैपिलरीज़ ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज जन्म लेते हैं। सो फैट्स को किसी भी फूड में टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें फ़ैट्स प्रेजेंट हैं और नहीं, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले सकते हैं। अगर आप लोग के लिए फ़ैट्स मुनासिब नहीं है, कोई सीवीडी का इशू है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का इशू है, सो आप उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट द फैट्स इन फूड आइटम्स। Fourth question is, a student's test give a color change with iodine. Does it indicate that there is no glucose and no protein in the sample? What experiment would the student have to carry out to give answer? ठीक है। सो a student's test give a color change with iodine, ठीक है। नॉर्मली जो आप लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं वो हमेशा स्टार्चेस के साथ करते हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास कलर चेंज आया है तो आप लोग ये देखेंगे कि कलर आया कौन सा, ठीक है। स्टार्चेस ऑलवेज गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। और जो आपके पास ग्लूकोज और प्रोटीन्स हैं, ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देते, ठीक है। सो अगर आपके पास कलर चेंज आ गया है तो इसका मतलब है कि आपके पास या तो स्टार्चेस हैं या फिर चले सेलुलोज वगैरह हैं, वो एक अलग कहानी है, ठीक है, वो आपके लेवल की नहीं है। सो आयोडीन के साथ अगर कलर चेंज आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्चेस प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन्स एब्सेंट हैं, बिकॉज ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स डू नॉट गिव आयोडीन टेस्ट, ठीक है। दे डोंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर आयोडीन टेस्ट। सो यहाँ पे आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन बी, और सेक्शन बी आपका जो प्रैक्टिकल्स में पार्ट 2 है, उसमें जो आपको 9 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उसमें से डिज़ाइन किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया है कि मोस्टली वहाँ पे आपको डायग्राम्स ही दी जाएंगी, और आपको डायग्राम्स की लेबलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ तो खैर नहीं करनी पड़ेंगी, लेबलिंग ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइटोसिस वाले प्रैक्टिकल में से आपको डायग्राम दी गई है। तो बच्चों, अपनी बुक्स आप लोगों ने ओपन करके माइटोसिस के जो डायग्राम है, माइटोसिस मियोसिस के, उस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, उसकी लेबलिंग को बहुत अच्छे से देख लेना है। अगर पर्टिकुलरली इस मॉडल पेपर के हवाले से बात करें, सो दे आर सेइंग दैट व्हाट आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। सो इसमें एक्स क्या है? एक्स आर बेसिकली द सेंट्रोसोम, ठीक है। डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स हैं, जिसे आप सेंट्रोसोम का नाम भी दे सकते हैं। और वाई क्या है आपके पास? वाई आर द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये धागा नुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं, वाई ये क्या है? बेसिकली दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। State any one difference between diagram A and C. So you can see that diagram A is about metaphase, ठीक है। तमाम क्रोमोसोम्स बीच में अलाइन है, सेंटर में अलाइन है। सो ये मेटाफेज का डायग्राम है, एंड डायग्राम C इज़ अबाउट टीलोफेज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोबारा से न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट हो गया है, आपके क्रोमोसोम्स दोबारा से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम ए एंड डायग्राम सी, कि डायग्राम ए आपकी मेटाफेज की डायग्राम है और डायग्राम सी आपकी टीलोफेज की डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायग्राम गिवन बिलो शोज विलाई, suggest the reason why the small intestine has these finger-like projections rather than a smooth surface. So students, you know that small intestine basically आपका जो digestive system है उसका एक पार्ट है, छोटी आंत, जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यू कैन से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज विलाई, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस क्यों निकले हुए हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है कि
Small intestine has these numerous finger-like projections to increase the surface area for absorption. ठीक है, इनकी वजह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी आपकी इजीली डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स की अब्सॉर्प्शन होगी. ठीक है, और विलाई के अंदर आपको पता है कि अगर आपने विलाई का स्ट्रक्चर गौर से देखा हो तो वहाँ पे अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और एक बहुत बड़ी सी लिम्फ्स भी होती है, लिम्फ वेसल होती है, जैसे आप लेक्टियल का नाम देते हैं. ठीक है, ये आपकी बुक में सब चीज़ें ड्रॉ हैं. सो जो विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर बेसिकली आपका डाइजेस्टेड फूड चला जाता है और उस खून के थ्रू, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचाया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ numerous finger-like projections which are known as villi. Number one, they increase the surface area for absorption, and number two, they have numerous blood capillaries और उन capillaries में हमारे digested food molecules absorb हो जाते हैं और फिर वो blood आपकी पूरी body में circulate करता है. The last question is about identify any one difference between the blood cells shown in the figure below. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको 3 सेल्स दिखाए गए हैं, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट, और आपने एक डिफरेंस तीनों में देना है. सो रेड ब्लड सेल्स आर बेसिकली द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव शेप के होते हैं एंड देयर फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. इसके अलावा कोई और उनका मेन फंक्शन नहीं है. रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में जितने भी हैं वो ऑक्सीजन की तरसील में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. लिम्फोसाइट और फैगोसाइट बेसिकली WBCs की कैटेगरी में आते हैं. और लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स में एक मेन फ़र्क क्या है कि फैगोसाइट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस. ठीक है, फैगोसाइटोसिस मीन एनगल्फिंग ऑफ पैथोजन, यानी कि ये किसी भी पैथोजन का, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ एंटर हो गई है, सो फैगोसाइट क्या करेंगे, उसे फैगोसाइटोस करेंगे, उसे अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे. ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. जबकि लिम्फोसाइट्स क्या है, they are basically involved in the production of antibodies. ठीक है, सो वन डिफरेंस क्या हो गया, नंबर वन, आप इन तीनों के फंक्शन को बेसिकली डिफरेंट कर सकते हैं. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. फैगोसाइट का फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस और इनगल्फिंग ऑफ पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजन को, जरासीमों को, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने में, खा जाने में इनका रोल होता है. एंड लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ द मॉडल पेपर. और स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये पॉइंट आपको रीइंफोर्स कर रही हूँ कि मॉडल पेपर ऐसे ही नहीं बना देता फेडरल बोर्ड. मॉडल पेपर में जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसी हिसाब से कुछ आपका पेपर भी आता है. सो जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है. फूड टेस्ट वाला जो प्रैक्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसको स्पेशल आप लोग ख़ास तवज्जो दें और बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, मेमोराइज़ करें. बाकी भी आप लोग सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि सदियों से चली आ रही होती हैं. ठीक है, और टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. डेफिनेटली टीचर्स पेपर लीक तो नहीं कर सकते कि वो आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस बताएं. ठीक है, और एज इट इज़ क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड भी लीक नहीं करता. सो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.